बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आपको खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। नए दिन का आगाज़ हमारे साथ करने जा रहे हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, दिन का आगाज़ अच्छा होगा। नहीं हुआ तो कर ले, कोई बात नहीं, मजबूरी है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुस्कुराइए, मुस्कुराहट सदका है भाई। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है उन लोगों जिनकी तरफ उमूमी तौर पर हम अपनी रूटीन लाइफ में जाते हुए तवज्जो नहीं देते। जैसे कि मैं आज जब घर से निकला तो मेरे घर के पास एक बच्चा था, वो कूड़ा चुन रहा था। अच्छा। तो आ गया क्या, तो मैंने वैसे ही शीशा नीचे करके उसको स्माइल पास की। उसने जब वापस स्माइल पास की और उसने मुझे यूं किया ऐसे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। अब मुझे वो हदीस याद आई कि जो मुस्कुराहट है वो सदका है। अच्छा। तो आपने अगर ये दे दी तो आपने अपने हिस्से का सदका सुबह सुबह दे दिया। आई सो अग्री। लेकिन अगर आप किसी को स्माइल पास करें और आगे से वो ऐसे सीरियस मुंह बना के बैठा, फिर क्या करें? वो हम जैसा होगा ना, क्योंकि इतने सड़े हुए सुबह सुबह हम ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, मुंह बना होता है, काम दिल में चल रहा होता है और खर्चे एंड ऑल दैट। लेकिन कोशिश कर लें, अपने हिस्से का रोल प्ले कर लें, अपनी तरफ से सदका कर दें। अगर कोई आपको ऐसे सीरियस मुंह बना के देखे फिर भी आपने मुस्कुराते रहना, हो सकता है वो दिल में आपको भौंगा भी समझ सकते हैं। नहीं, हो सकता है वो दिल में मुस्कुरा रहा हो फिर। नहीं, ये दिल की मुस्कुराहट है, नहीं हमें समझ आती। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अक्टूबर के मंथ के हवाले से हमने बात की है, तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का भी ये मंथ है और दुनिया भर में अक्टूबर के महीने को ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान जिसे हम कहते हैं उसके खिलाफ अवेयरनेस जो कह लें देने के तौर पर इसको मनाया जाता है। और इसका शुमार जो है ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरनाक बीमारियों में होता है। दुनिया भर में लाखों ख़वातीन इसमें मुब्तला है। पाकिस्तान में अगर इसकी बात करें तो हर साल 90,000 ख़वातीन इस बीमारी में मुब्तला होती हैं और जिनमें से तकरीबन 50,000 ख़वातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर, 90,000 पर ईयर, और इसमें से 50,000 सर्वाइव नहीं कर पाती। और ये आम कैंसर है ख़वातीन के अंदर। तो अक्टूबर का पूरा महीना जो है इसे एसोसिएट किया जाता है। इस पूरे महीने में अवेयरनेस दी जाती है कि दुनिया भर में जो कैंसर फैल रहा है, ब्रेस्ट कैंसर जिसकी हम स्पेसिफिकली बात करें, उस पर कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान में और दुनिया भर में ख़वातीन के अंदर सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाया जाता है उसमें टॉप के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर है। और इसकी बुनियादी वजह आपको बताएं कि लोग इसकी, और ये क्योरेबल है, ये नहीं कि क्योरेबल नहीं है, लेकिन चूंकि लोग इसको चेक नहीं करवाते, चेकअप नहीं करवाते, टेस्ट नहीं करवाते, इसकी वजह से ये इसकी जब तशखीस होती है, तशखीस उस वक्त होती है जब मामला बहुत बढ़ चुका होता है। लोगों को आइडिया ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो आप हर 6 से 8 महीने के बाद अपनी डॉक्टर के पास जाकर उससे मशवरा करें। आपको किसी किस्म की कोई गिल्टी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ फील होती है एट दैट पार्ट ऑफ बॉडी, आप उसको ज़रूर जाके एग्जामिन करवाएं और उसके मशवरा उसके ऊपर लें कि ये क्यों हो रहा है। उससे काफ़ी हद तक आपको हेल्प हो सकती है और आप टाइमली डायग्नोसिस के बाद आपकी जान भी बच सकती है। इससे ज़्यादा हमने डिटेल में इस पर बात करनी है आगे जाके, हमारा पूरा सेगमेंट है और हम कोशिश करेंगे इस मंथ के अंदर मैक्सिमम हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ, शौकत खानम चूँकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनके साथ भी हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स को बुलाकर इस हवाले से अवेयरनेस दें। आप लोगों को इन डिटेल भी बात होगी, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स। बिल्कुल, इट्स 166 टुडे। थोड़ी सी कल हमारी बातों के बाद 20% आई थिंक बेहतरी, 20% तो नहीं 20 पॉइंट्स बेहतरी हुई है। कल हमने इस पर बात भी की थी, अब हम इस पर बात करते रहेंगे क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो भी मालियाती तब्दीली से मुताल्लिक मामलात हैं वो हमारा फोकस रहें, कम से कम हम बात करते रहें। और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना रोल, चाहे वो माइनर सा रोल ही है, वो ज़रूर प्ले करेंगे। आप कहेंगे कैसे ये जो फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों की मेंटेनेंस है ये टाइम पे हो जाए, जो मुख्तलिफ हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो जाए, वेस्ट को हम प्रॉपर्ली ठिकाने लगाएं, इस तरह की चीज़ें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 166 जो आपने कहा कि 20% कम हो, इसके बावजूद लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में है स्टिल। और इसमें इसलिए कि दुनिया के शहर बहुत साफ है। हाँ, हमारे गंदा है, लेकिन नहीं वैसे भी साफ है। लाहौर के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ सियासी और मुआशी असाब शिकन मुकाबले की बात करते हैं जो कि इस वक्त जारी है। इसहाक डार साहब की वापसी के बाद डॉलर मुसलसल डार से डरा हुआ है, हम कह रहे हैं, और मुसलसल गिरावट का शिकार है। पेट्रोल भी सस्ता हो गया, मतलब 12-13 रुपए, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। महंगाई को रिवर्स गियर अभी तक लगा नहीं है सारी सूरत हाल के बाद। दैट्स द पॉइंट टू थिंक। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे ही जो 11 जमाती इत्तेहाद है उसके शाहाना अखराजात के बढ़ने की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की
काबीना, जिसे एक जहाजी काबीना कहा जा सकता है, उसने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जी। वफाकी काबीना 37 अरकान से शुरू हुई थी, जो अब माशाल्लाह बढ़कर माशाल्लाह बढ़कर 75 हो गई है। और इसके अरकान की तादाद, इस भारी भरकम काबीना में 20 से ज़्यादा वफाकी वज़रा हैं, मुआविनीन खुसूसी हैं। और ये जो मुआविन खुसूसी हैं, इनके पास तो कोई कलमदार ही नहीं है, बस वो मुआविन हैं। अब वो मुआविनत किस चीज़ में कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं पता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदा मतलब थोड़ा साढ़े पे रहम करो, इत्तेहादियों को खुश करने की बजाय अवाम पर थोड़ा तरस खाया जाए और जो हुकूमती अखराजात हैं उनको भी कम किया जाए। अवाम पे तो बोझ डाला जा रहा है मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में, लेकिन ये जो हुकूमती अखराजात हैं इनको भी कम होना चाहिए। दूसरी जानिब हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों के मामले पर नई हिकमत अमली सामने आई है। तहरीक इंसाफ ने पहले इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए, 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हुए, तो अब उसके बाद ऐलान किया कि इमरान खान 9 हल्कों पे खुद इलेक्शन लड़ेंगे। और अब 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने के बाद अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और स्पीकर को मुस्ताफी अरकान की तलबी का हुक्म देने की इस्तदा भी कर दी है। कानूनी महाज के साथ साथ इमरान खान साहब एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं और आज़ादी मार्च के लिए अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने में भी कोशिशें उनकी जारी हैं। मुमकिन लॉन्ग मार्च की कॉल कब दी जाएगी, इसकी हिकमत अमली क्या होगी, इस प्लान को उन्होंने खुफिया रखा हुआ है और वो कहते हैं कि वो अपना प्लान किसी को नहीं बताऊंगा। यहाँ हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इम्कान ये है कि वो अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करनी है। और इससे पहले कि हम इम्तियाज गुल साहब की जानिब जाएं, ये वही इमरान खान साहब हैं जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये जो कॉल मॉनिटरिंग होती है, आप इसको कहते हैं जब मैं कोई गलत काम ही नहीं करता तो इट्स ओके होती रहे, लेकिन आप परेशान हैं। हम उसको कहते थे इससे परेशान हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, सीनियर तजियाकार हैं। इम्तियाज गुल साहब सुबह खैर आपको। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और मुल्क की सूरत हाल, ख़ासतौर पर सियासी सूरत हाल पर नज़र भी रखे हुए हैं। सबसे पहले ये जो इस्तीफ़ों का मामला है, इस पर मैं जो स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की, मैं इस पर आपकी राय लेना चाहूँगा। ये कैसी स्ट्रेटजी है और क्या ये ठीक है कि नहीं कि पहले आपने बायकॉट किया, दो कि वी ऑल नो कि ये पॉलिटिकल प्रेशर था, लेकिन नफरत बहुत ज़्यादा थी कि अब हमने नहीं जाना है इस असेंबली के अंदर और ये इंपोर्टेड हुकूमत है। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने ऐलान भी किया, जो कि बहुत बड़ा ऐलान था कि सब जो हल्के हैं उससे मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन और कोई मेरे सामने आके दिखाए। और फिर उसके बाद कोर्ट के अंदर चले जाना, ये इस्तदा करना कि स्पीकर हमें बुलाएं, हमसे पूछें। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान एक चौमुखी खेल रहे थे अब तक और गुज़िश्ता रोज आपने सुन लिया कि फौज के सरबरा जनरल बाजवा ने बिलाखिर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में बैठ के एक प्राइवेट गुफ्तगू में ये कहा कि वो अपने वक्त पे रिटायर हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा हदफ था जो इमरान खान का, वो मेरा ख्याल है उन्होंने हासिल किया अपने पब्लिक प्रेशर की वजह से। जिस अंदाज में उन्होंने जनरल बाजवा का नाम तो कभी नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में उनको याद करते रहे पब्लिक रैलीज में, तो वो मेरा ख्याल है काफी हद तक वो प्रेशर नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। अब इसी चौमुखी का दूसरा हिस्सा ये इस्तीफे हैं। ये इस्तीफे भी मौजूदा हुकूमत और जो पार्लियामान है उसके एक लिहाज से गले में आए हुए हैं। देखिए कि जब 1/3 अरकान असेंबली मौजूद ना हो तो उस असेंबली की इखलाकी हैसियत क्या रह जाती है। और इसी वजह से शायद ये लोग खुद भी कंफर्टेबल नहीं हैं और बार बार इनकी दर पर्दा ये कोशिश है कि किस तरीके से पीटीआई वापस आ जाए। यानी ये जो भी फैसले कर रहे हैं वो तारीख मुअर्रिख उनको मुतनाज़ लिखेगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट की वो मौजूद नहीं थी। और मेरा ख्याल है उस लिहाज से इस्तीफों के को लेके जो भी वो हिकमत अमली इख्तियार उन्होंने की हुई है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि इस मसले को जिंदा रखें और उसकी वजह से हुकूमत पे आवाम की तरफ से और अदालतों की तरफ से प्रेशर जो है अपना बरकरार रखें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इम्तियाज गुल साहब, हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं महंगाई की, ओवरऑल मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है हम हर तरह से कह रहे हैं कि अवाम पिस रही है। दूसरी जानिब ये जो वफाक काबीना का साइज है ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। 37 से शुरू हुए थे, माशाल्लाह 75 पे आ गए हैं और जाहिर है 75 अरकान होंगे तो उनकी अखराजात भी उसी तरह से शहाना होंगे। और उसके साथ साथ फिर ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ मुशीर हैं और उनके पास कोई कलमदान नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि साइज बढ़ाने की ज़रूरत क्यों महसूस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर?
ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने खुश करना है तमाम इत्तेहादियों को। ये अपना एक रिवायती इनका तर्ज हुकूमत है जिसमें वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जितने भी शोबे हैं उनके लिए एक फोकल पर्सन रखें और वो अपने अपने शोबे के लिहाज से परफॉर्मेंस दिखाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इस हिकमत अमली का मुतहम्मल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस अंदाज में हमारी हुकूमतकारी है वो अभी तक 19वीं सदी का एक लिहाज से माइंडसेट है, 19वीं सदी का निज़ाम है जिसमें आपको हर स्टेज के लिए, हर फेज के लिए वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अब आप देखिए, जब 3 दिन पहले सैलाब के हवाले से डैशबोर्ड बना, बड़े माहिरीन ने मिलकर उस पर काम किया और उसके लिए बाकायदा एक लाइव तकरीब मुनक्किद की गई। उसमें वज़ीर आज़म साहब भी बैठे हुए थे, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल जो MQM के वजीर हैं IT के, वो भी बैठे हुए थे और अफसरान की एक फौज थी। तो उसमें आके वज़ीर आज़म ने तमाम लोगों को एक लिहाज से टकेका कर दिया, इसलिए कि जब प्रेजेंटेशन हुई उसने तो अब लाइव सारी जहां पे वो TV लाइव दिखा रहा था उसके पता चल रहा था कि वज़ीर आज़म हर एक की एक लिहाज से फर्दन फर्दन बेइज्जती कर रहे हैं एक IT एक्सपर्ट के तौर पे कि जी ये तो बड़ा फजूल डैशबोर्ड है, इसमें फलां चीज़ किधर है, ये तो बहुत मतलब मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई नामुनासिब तरीक़ाकार था। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि जहाँ पे वज़ीर आज़म इस हद तक इन्वॉल्व होता है तो उसमें बाकी फौज वजीरों की, मुशीरों की, एक्सपर्ट्स की का क्या काम है? ये वो तरीक़ाकार है इसकी वजह से उनको 75 वजीर और खुसूसी मुआवनीन रखने पड़े हैं और इनको एहसास नहीं है कि जब बाहर दुनिया से अपीलें कर रहे हैं कि हमें सैलाब में की तबाहकारियों से रिकवर करने के लिए मदद की जाए, तो वो आखिर उनके भी यहाँ पे सोर्सेस तो होते हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा है चाहे। गुल साहब, क्या ये बात अप्रिशिएट नहीं की जानी चाहिए कि पहले आता है कि सरकारी सतह पर वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला को जब बुला के ब्रीफिंग्स दी जाती हैं तो आते हैं, सर हिलाते हैं, फीता काटते हैं, चले जाते हैं। तो मैंने तो ये पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं देखा। आपसे सवाल ये कि क्या ये अप्रिशिएट नहीं होना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है कि ये वो एफिशिएंट डैशबोर्ड नहीं है जो हमें चाहिए या जो होना चाहिए। और इससे पहले डॉक्टर उमर सैफ साहब जो कि डेंगू प्रोग्राम के लिए मुआवनत करते रहे वज़ीर आज़म को पंजाब में, उन्होंने ये ट्विटर पर लिखा कि ये वो डैशबोर्ड नहीं है जैसा डेंगू के लिए पंजाब में हमने बनाया था, वो उतना एफिशिएंट नहीं है। तो डोंट यू थिंक इट्स अ गुड जेस्चर? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह के काम आप देखें ना, आवाम की नज़र में उन अफसरान की और उन वज़रा की क्या हैसियत रह जाती है जो वहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग जिन्होंने उस डैशबोर्ड पे काम किया। हमें ये काम इस तरह पब्लिकली नहीं करना चाहिए। उस वक्त होना चाहिए था जब ये सारी चीज़ तैयार हो जाती और उसके बाद, और ये कोई ऐसी काम नहीं कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ है। अच्छी बात है, वज़ीर आज़म को उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, लेकिन पब्लिकली इस अंदाज में उनकी तजलील नहीं करनी चाहिए। IT एक्सपर्ट्स उनको आप पहले से इनको मॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए थी कि जी इसमें क्या क्या खामियां हैं, तो उस हिसाब से उसमें वो तस्हीह कर लेते। लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आप इतनी बड़ी काबीना के साथ एक वसाइल के चैलेंज से, वसाइल की कमी से 2-4 मुल्क के मसाइल नहीं हल कर सकते, बल्कि आपको डिवॉल्व करना चाहिए। आपको इदारों को थोड़ी आज़ादी, खुद मुख्तारी देनी चाहिए ताकि वो अपने फैसले खुद कर सकें। और भाई वो गधे घोड़े तो नहीं है, IT एक्सपर्ट्स हैं, आप अपने उसमें 2-4 अपने लोगों को लगा के उनसे कहेंगे इनके साथ मिलके काम करें, इसमें तस्हीह करें। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा जब आप इतने सारे एक्सपर्ट्स को, और वज़रा की शक्लें भी देखने वाली थी उस दिन, वो बेचारे एम्बैरेस हो रहे थे, अच्छे खासे एम्बैरेस हो रहे थे। तो हम तो शुरू इससे हुए थे कि हमारा जो ये एलिटिस्ट स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है ये हमें ख़त्म करना चाहिए। दुनिया बहुत आगे चली गई है और हम अभी तक वो जो 19वीं सदी का तर्ज हुकूमत है, जहाँ वज़ीर जाता है सब पीछे पूरी एक फौज होती है, उसके पीछे भी चल पड़ती है। भाई उनके और कोई काम
होते, जरूरी है कि वजीर आजम वजीर आला के साथ 50-60 लोग जो है वो सफर में हों, गाड़ियां कितनी इस्तेमाल होती है, कितने मुताबिक ये कल्चर चेंज होना चाहिए ऑब्वियसली, जो मुल्क की इकोनॉमी इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है। दूसरी जानिब इम्तियाज़ गुल साहब, अब जो मुमकिन लॉन्ग मार्च है इस पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी बयानबाजी है और एक जंग की सी कैफियत है। इमरान खान साहब अपना प्लान डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं जी हम, और दूसरी जानिब जो हुकूमत है बाकी वो भी इस हवाले से बयान दे रही है। आपको क्या लगता है ये सियासी सूरत हाल किस तरफ जाएगी? इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो कॉल देंगे? देखिए, तो इमरान खान को ही मालूम होगा, लेकिन ये भी याद रखिए कि शतरंज का या ताश का कोई भी खिलाड़ी होता है तो वो अपने तमाम पत्ते तो नहीं दिखाता वक्त तक, जब तक उसको यकीन ना हो जाए कि वो अब बेबस हो गया है। तो ये काम इमरान खान साहब करें वो अलग बात है, कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है हम उसमें नहीं जा रहे। आप उसको चूंकि इमरान खान बतौर एक अपोजिशन लीडर, एक साबिक वजीर आजम के देख रहे हैं, जिसका सामना इस वक्त 12-13 जमातों के इत्तेहाद के साथ है, वो अपना जाहिर है जो भी हिकमत अमली है अपना हर कदम फूंक फूंक के उठाएंगे। और मेरा गुज़श्ता रोज़ तो उन्होंने ये भी कहा कि जी आप हमें मार्च से कैसे रोकेंगे, हम तो इस्लामाबाद का घेराव कर लेंगे, खैबर पुख्तनख्वा में हमारी हुकूमत, पंजाब में हमारी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत, और इन्हीं तीनों सूबों से पाकिस्तान इस्लामाबाद को रस्ते आ रहे हैं। अब ये अपने अपने सरहदों पे आके अगर अपने लोग बिठा दिए, कंटेनर लगा दिए इन तीनों हुकूमतों ने, तो इस्लामाबाद तो वही 25-30। ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, रियासत से टकराव है। अगर सूबे अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, आइन इसमें बड़ा वाज़ेह है। और अगर इस तरीके से रियासत के जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, और कल कैबिनेट ने इस पर बात भी की है कि अगर आइन को वायलेट किया गया तो इस पर हुकूमत एक्शन में आ सकती है। अगर वहाँ पे उनके पास पुलिस है मकामी तौर पे, तो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के अलावा रेंजर्स है वजारत दाखिला के नीचे, जो कि पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा है, पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी। तो ये तो रियासत को टकराव की जानिब ले जाने की कोशिश हो सकती है, ऐसा लगता है। आपके ख्याल में क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, लेकिन जब TLP ने फैज़ाबाद बंद किया हुआ था, जब जमीयत उलमा इस्लाम ने इस्लामाबाद बंद किया हुआ था, वो भी रियासत से एक टकराव ही था। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, सब उनके मिन्नतें तरले करते रहे कि आप अपना धरना खत्म कर दें। यानी 2-2 हफ्ते तक, 3-3 हफ्ते तक ये सड़कें और यही चौक बंद रहते हैं। उस वक्त इन लोगों को ख्याल नहीं था, जो जाके वहां पे उनके जलसों में तकरीरें भी किया करते थे, उस वक्त उनको ख्याल नहीं था कि वो रियासत से वो टकरा रहे हैं। जब ताहिरुल कादरी साहब यहाँ डी चौक में आके बैठे हुए थे ब्लू एरिया में, तो बात यह है कि इन तमाम उमूर के लिए ना सबको एक मुत्तफिक होना पड़ेगा। सब यहाँ पे एक सवाल कलीदी है, चूंकि आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप समझते हैं मामलात को। एक जमात का हुकूमत के खिलाफ जाना और हुकूमत का आगे से क्या रवैया जिस पे आप क्वेश्चन करें वो एक अपनी जगह है, लेकिन सूबों का, यूनिट्स का, जो कि इंतज़ामी यूनिट्स हैं मुल्क के, उनका वफाकी हुकूमत के खिलाफ जाना या उनके मुकाबले में खड़े हो जाना, आपको नहीं लगता कि ये उससे बहुत बड़ा मामला है उसके मुकाबले में? देखिए, ये तो अब कानूनी माहिरीन की सवाबदीद है कि उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। वो अगर 3 सूबों का कोई एक मुतालबा है, हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर 3 सूबों का एक मुतालबा है, वो एक बात पर मुत्तफिक है, तो मरकज को उनकी बात तो बहरहाल सुननी पड़ेगी। यानी ये देखिए ना, ये अगर मगर नहीं हो सकता कि A ने अगर काम किया तो वो ठीक था, B अगर वो काम कर रहा है तो वो गलत हो गया। तो हमें ये, जब तक इस मुल्क में ये मुनाफकत की सियासत खत्म नहीं होगी, जब झूठ खत्म नहीं होगा, जब तक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सियासत खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के अवाम यूं ही ख्वार होते रहेंगे इन तमाम जमातों जो अपने अपने मकासद के लिए और इनके जो अपने असासे बढ़ाने के लिए और अपने 19वीं सदी के तर्ज़े हुक्मरानी। ठीक है इम्तियाज़ गुल साहब, लास्ट क्वेश्चन हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड, ऑब्वियसली हम जरूर जाएंगे, आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा। इसाक डार साहब की वापसी के बाद बड़ा हौसला मिला बहुत सारे लोगों को। उनके आने से पहले भी एक हाइप थी कि डॉलर को फर्क पड़ेगा, और पड़ा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा। रुपए की कदर तो बेहतर हो रही है, लेकिन महंगाई उसी तरह से बरकरार है। पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए, वो भी सस्ता हो रहा है, बैलेंस हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अभी तक पब्लिक तक उसका इम्पैक्ट नहीं आया। किस तरफ देखते हैं आप हमारी इकोनॉमी को जाता हुआ आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, महंगाई दुनिया भर का एक फिनोमेना है। सबसे ज़्यादा मुतासिर हालिया सालों में, महीनों में बरतानवी पाउंड मुतासिर हुआ है, येन मुतासिर हुआ है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू
उन्होंने अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने शरह सूद बढ़ा के उसकी मदद से डॉलर की वैल्यू को मुस्तहकम कर दिया है, और यानी डॉलर की सप्लाई जो है वो उन्होंने महदूद कर दी, जिसकी वजह से बाकी मुल्कों में डॉलर की सप्लाई कम हो गई है। पाकिस्तान जैसे मुल्क पे जाहिर है इसके और मनफी असरात होते हैं। वो मुल्क जो जिस मुल्क में डॉलर आते कम हैं और जहाँ से डॉलर जाते ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी जो दरामदात हैं वो कोई 75-80 अरब डॉलर के बराबर थी पिछले साल 1.5 साल में, जबकि हमारी बरामदात मुश्किल से 30 अरब डॉलर तक पहुंची थी। तो ये महंगाई उस वजह से भी होती है। बाकी मुनाफाखोर आपको पता है ज़ख़ीरा अंदोज बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, बड़े बड़े एग्रीकल्चर ग्रुप्स हैं, वो अपने तरीके से पैसे बनाने में मसरूफ है, क्योंकि उनको वही लोग हुकूमतों में भी होते हैं, तो उनको करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो दूसरे लफ्जों में हम ये समझें कि रुपए की कदर बढ़ रही है लेकिन इसहाक डार साहब की कदर नहीं बढ़ेगी पाकिस्तानी सियासी कल्चर में। मुझे तो नहीं लगता जी, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अवाम का रुपए का भला हो। कोई भी अच्छा काम है उसकी तारीफ करनी चाहिए। अल्लाह करे कि उनके पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी हो जिसकी मदद से पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए। ठीक है, ठीक है गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। सुबह हमें ब्रेकफास्ट के ऊपर अपडेट्स देने के लिए और तजिया रखने के लिए हमारे सामने। वी होप यू एंजॉयड द एनालिसिस। आपके सामने मुल्क की सूरत हाल, देखते हैं क्या होता है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। प्रोग्राम के शुरू में भी हमने बात की थी और आगे भी हम बात करते रहेंगे। फिल वक्त भी मौजू हमारा यही है। दुनिया भर में अक्टूबर के महीने को ख़वातीन में मौजूद जो ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान है, इसके साथ मौसूम किया जाता है और इसके खिलाफ शऊर बेदार करने के तौर पर मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का शुमार हमने आपको पहले भी बताया ख़तरनाक तरीन बीमारियों में होता है। लाखों ख़वातीन दुनिया भर में इसमें मुब्तला होती हैं और पाकिस्तान में हर साल 90,000 ख़वातीन ऐसी हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं एक अंदाजे के मुताबिक, और इसमें तकरीबन 50,000 ऐसी ख़वातीन हैं जो सर्वाइव नहीं कर सकती, यानी कि हर साल 50,000 ख़वातीन छाती के कैंसर से इंतकाल कर जाती हैं। ये कैंसर आम तरीन कैंसर है, यानी कि सबसे आम कैंसर है जो कि ख़वातीन के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ सरतान हैं, और पाकिस्तान उन एशियाई ममालिक में शामिल है जहाँ इस ब्रेस्ट कैंसर की शरह सबसे ज़्यादा है। गुज़िश्ता कई बरसों से ब्रेस्ट कैंसर के लिए शौकत खानम का हमने शुरू में भी जिक्र किया था, हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है लाहौर और पेशावर में, इलाज करने वाला सबसे अहम हॉस्पिटल है और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसकी। इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो बर वक्त तशख़ीस है। अगर तशख़ीस बर वक्त हो जाए तो 90% इम्कान है कि आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल। और शौकत खानम की हम बात करें तो गुज़िश्ता 25 साल से छाती के सरतान के हवाले से ना सिर्फ ये अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, बल्कि अब तक इस मर्ज का शिकार हज़ारों ख़वातीन को कामयाब इलाज भी किया जा चुका है। हम अवेयरनेस के साथ साथ आज हमारा मेन फोकस होगा अर्ली डिटेक्शन को लेकर और उसके साथ साथ इसके ट्रीटमेंट को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान शेख मौजूद हैं, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं शौकत खानम मेमोरियल एंड कैंसर हॉस्पिटल। इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर से रिलेट किया जाता है इस अक्टूबर के पूरे महीने को, और शौकत खानम का जो कि हम इंपॉर्टेंट रोल भी इस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ब्रेस्ट कैंसर को एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि ये क्या है। ख़वातीन में इसकी रेशो चूँकि पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज़ में कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, उसको लेके आप थोड़ा सा गाइड करें, फिर फर्दर हम इसकी अर्ली डिटेक्शन की जाने पे आते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस एशियन ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, और हर 9 में से 1 औरत को अपनी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर होता है, और एटलीस्ट कोई 50% क्योर रेट है, और उसकी वजह लेट डायग्नोसिस है। उसमें बेशुमार फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लेट डायग्नोसिस हो रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ख़ास तौर पे जब बगल में चला जाए तो उसका क्योर रेट कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर छाती का सरतान सिर्फ छाती में रहे और छोटे साइज़ का क्योर रेट और बढ़ जाता है। तो इस सिलसिले में पूरी दुनिया में तो मुख्तलिफ़ कैंपेन्स चलाई जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, और इसके अलावा दुनिया में एक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिससे अभी कोई गिल्टी बनती भी नहीं है तो डायग्नोज हो जाता है, चूँकि अब रेगुलर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं मैमोग्राफी के साथ। तो पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके सिम्टम्स यही हैं कि अगर आप ब्रेस्ट आपकी छाती में कोई गिल्टी फील करें छोटी सी, या कोई स्किन अंदर धंसी हो, या गिल्टी बगल में हो, या कोई
एटिपिकल सिम्टम को ब्लडी डिस्चार्ज हो आपकी छाती से, तो ये बड़े वरिंग सिम्टम्स हैं। इसको आपको इग्नोर नहीं करना और सीधा एक अच्छे हॉस्पिटल बेस्ड किसी क्लिनिक में जाएं। ख़ास तौर पे जो सर्जन्स हैं वो ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग है, वो जल्दी आपके सारे टेस्ट करेंगे और उन टेस्ट में वो 3 टेस्ट जिसे हम ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं वो करते हैं। जैसे कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन अगर वो सस्पिशियस है तो फिर उसके बाद मेमोग्राम और उसके बाद बायोप्सी करते हैं। तो ये मेरा मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जब भी कोई सस्पिशियस कोई स्वेलिंग देखें, कोई सिम्टम हो, तो सीधा एक अच्छे सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं जो हॉस्पिटल बेस्ड हो, ताकि आपका जल्दी टेस्ट हो सके। तो इन सिम्टम्स को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त चूँकि हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, ख़वातीन को आइडिया ही नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह से रेगुलर चेकअप होना, स्क्रीनिंग कराना, मेमोग्राफी कराना, ये ट्रेंड नहीं है या कल्चर ही नहीं हम डेवलप कर सके। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट कितना है कि आपका एक रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए और इसके लिए अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, तभी तो हम अर्ली डिटेक्शन की जानिब जाएंगे। जी, पहली बात तो ये है कि जो स्क्रीनिंग है ब्रेस्ट कैंसर, चूँकि इसका इंसिडेंस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है और इसके साथ एसोसिएटेड मोर्टेलिटी, डेथ रेट एक ज़माने में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा था। अब तो ब्रेस्ट कैंसर 80% यूरोप और अमेरिका में 80 to 90% क्योर हो जाता है और उसकी सिर्फ वजह रेगुलर मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग है, जो कि अब आफ्टर एज 40 पाकिस्तान में तो रिकमेंडेशन है कि हर 2 साल बाद अब रेगुलर करवाएं। ये पूरी दुनिया में तो गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम होता है, लेकिन इधर अनफॉर्चुनेटली अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे मैं यही एडवाइस करूँगा सारी ख़वातीन को कि वो 40 की एज के बाद रेगुलर जो है मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग कराएं। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, चूँकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वो है छाती का ख़ुद मुआयना करना, जिसे हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है। वो तो आप 30 की एज में रेगुलर एक आदत डाल लें कि अपना मुआयना करना है और कोई भी सस्पिशियस, कोई भी स्किन चेंजेस हैं या गिल्टी है, उसे आप सीरियस लें और उसी वक्त ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जन के पास जाएं। तो स्क्रीनिंग से ये वो टेस्ट है जिससे मोर्टेलिटी रिड्यूस हुई है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में, जैसे आपने बताया कि 50% क्योर रेट है और यूरोप में 80 to 90% क्योर रेट, और वो सिर्फ ये पॉपुलेशन डॉक्टर साहब, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है ना कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो बुखार और सर दर्द की दवाएं भी अफोर्ड नहीं कर सकते, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो लोग यूजुअली सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, टोटके इस्तेमाल कर लेते हैं, मसल पेन से मौसूम कर लेते हैं। ऐसा कुछ अगर कोई फील भी चीज़ हो रही है वक्ती तौर पे, हमने देखा है गांव देहातों में टोटकों पे काम चलता है और वही सबसे बड़ी आबादी है और वही फिर वजह बनती है कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक तो इसमें अवेयरनेस की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ हुकूमती सतह पर चूँकि आपने बात की, तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर क्या जिम्मेदारी है, कैसे उन तबकों तक इसकी अवेयरनेस के साथ साथ इसकी जो एग्जामिनेशन मुख्तलिफ टूल्स हैं वो पहुँचाए जाएँ ताकि अर्ली इसको डिटेक्ट किया जा सके और कम से कम लोग इसका शिकार हों? हाँ जी, ये तो जैसे मैंने बताया कि उधर तो पॉलिटिक्स जो है यूरोप और अमेरिका में हेल्थ केयर पे होती है कि आपका इस साल कितने ब्रेस्ट कैंसर से डेथ्स हुई हैं इस साल, तो वो कंपेयर करते हैं एक पार्टी की हुकूमत को हेल्थ केयर के हिसाब से। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान में अगर ये हो कि पॉपुलेशन बेस्ड ये मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग अगर इवन प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो गवर्नमेंट हैं वो प्राइवेट जो है कॉरपोरेशंस को शामिल करके कोई एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाए, तो इससे ये क्योर रेट बहुत बढ़ सकता है। अर्ली डिटेक्शन होगी और अर्ली ट्रीटमेंट होगी तो उससे क्योर रेट बढ़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप लेवल पे हेल्थ, ये जो हॉस्पिटल्स हैं या तहसील लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ यूनिट्स हैं, सरकारी में बात कर रहा हूँ आपकी, चूँकि मैं देख रहा था कि आगाही के साथ साथ जो शौकत खानम ट्रस्ट है वो इसमें फेलोशिप भी ऑफ़र कर रहा है मुतअद्दिद तालीमी इदारों में, विद दैट मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, तहकीक भी की जा रही है, रिसर्च के ऊपर भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो अब तक क्या रिसर्च है इसके ऊपर कि क्या हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ
पे ऐसा कुछ है या हमारे जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो इसको लेकर ट्रेंड हैं अगर कोई खातून इस किस्म की शिकायत के साथ आ जाती है वहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, वो बेसिक यूनिट्स हैं हमारे हेल्थ के। हमने डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली अब ट्रेंड हैं और ख़ास तौर पे ये अवेयरनेस की, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस ख़ास तौर पे उसकी वजह से सबको पता है इस बात का। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मरीज़ को उधर एटलीस्ट बेसिक हेल्थ यूनिट में तो आए, अपना सिम्टम तो बताए आके, तो तभी वो रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारी जो मेडिकल ट्रेनिंग में ये ब्रेस्ट कैंसर पे बड़ा फोकस है, और उसके बाद वैसे भी दुनिया में चूँकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की वजह से तो डॉक्टर्स दे आर ऑल वेरी वेल अवेयर अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, उसकी इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी। मेन पॉइंट है कि अवेयरनेस एजुकेशन से आएगी और मीडिया उधर तक उनकी आवाज़ लोग इसमें डिजीज समझें। हाँ, उसका डिजीज समझें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ट्रीटमेंट की जाने आए, ऑब्वियसली ये भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि ये क्योरेबल नहीं है अगर अर्ली डिटेक्शन ना भी हो। क्या स्टेजेस हैं जिन पे ये ब्रेस्ट कैंसर जो है प्रॉपरली क्योर हो जाता है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ताकि कुछ ख़वातीन जो हमें देख भी रही हैं उनको पता हो कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये क्योरेबल है और उसकी रेशो अच्छी है। हाँ जी, तो ये हम इसे 4 स्टेजेस में कहते हैं। स्टेज 1 का मतलब है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, जब गिल्टी छोटी होती है। स्टेज 2 ज़रा बड़ी गिल्टी होती है। स्टेज 3 जब बगल में चली जाती है, और स्टेज 4 जब किसी और ऑर्गन्स या बोन्स में चला जाता है। तो स्टेज 4 को हम क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे ट्रीट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि अब बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। अब तो इवन सर्वाइवल 5-7 से 10 साल तक चला गया है स्टेज 4 का। स्टेज 1 पे अगर डायग्नोज हो तो वो ऑलमोस्ट 95% क्योर रेट है। स्टेज 2 पे इसी तरह आप कह सकते हैं 80% है। स्टेज 3 पे 60% है। तो ये क्योर रेट आपका कम होता जाता है जो जो कैंसर एडवांस स्टेज पे आए। तो इसीलिए फोकस यही होना चाहिए कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली स्टेज पे कैंसर को पकड़ा जाए। अच्छा, इसका कोई माँ और बच्चे से भी ताल्लुक़ है? अगर खुदा न खास्ता माँ इसका शिकार रही हो, उसने रिकवर भी कर लिया और फिर उसके बाद बच्चा पैदा हो, या वैसे बच्चे हों पहले, मतलब इसका कोई मौरूसियत से भी ताल्लुक़ है? हाँ, शिफ्ट भी करती है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कि 10 to 12% ब्रेस्ट कैंसर फैमिलीज़ में रन करते हैं। हाँ जी, और उसमें 2 जीन्स हैं, BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स। ये ख़ास तौर पे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की आपस में एसोसिएशन है। अगर आपका ये जीन पॉजिटिव है फिर तो और आपको विजिलेंट होने की ज़रूरत है। आपको और अर्ली मैमोग्राफी या MRI, चूँकि यंग वुमेन में MRI ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, तो उनको करवाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह कि शौकत आनम हॉस्पिटल ने, आपने रिसर्च की बात की थी, हमने रिसर्च की है कि पाकिस्तान में इसका प्रेवलेंस इन जीन्स का अराउंड 12% BRCA1 का है, ब्रेस्ट कैंसर का है, और 9 to 10% ओवेरियन कैंसर का, जो फैमिलीज़ में रन करते हैं। यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको मजीद विजिलेंट होने की ज़रूरत है। हाँ जी, फिर तो आपका बहुत ही हाई रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का। और कुछ लोग तो ऑप्ट करते हैं कि वो पहले ही कैंसर होने से पहले ही सर्जरी करवा लें, ताकि वो ब्रेस्ट ही नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट के ऊपर में ज्वाइन किया। डॉक्टर रिजवान शेख हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है तमाम तर ख़वातीन को कि आपको अल्लाह ना करे कोई इस तरह का सिम्टम नज़र आए तो फौरी तौर पर अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, तभी अर्ली डिटेक्शन की तरफ जाकर आपके ट्रीटमेंट हो सकता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो काबिल इलाज नहीं है, बिल्कुल काबिल इलाज है। तो अपने तौर पर, अपनी सेहत के तौर पर ख्याल रखें और ख़ुद से विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू स्पेसो। पाकिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड है, अगर आपने किसी चीज़ को मशहूर करना है ना, तो जिस इलाके में वो अच्छी बनती है ना, दूसरे शहर में उसका नाम उसके ऊपर रख दें। तो वैसे तो बिरयानी के लिए कराची फेमस है, ऑलवेज जैसे कराची से भी ज़्यादा एक बिरयानी फेमस है, वो कौन सी है? सिंधी। अच्छा, अब सिंधी के मुकाबले में पंजाबी बिरयानी भी आ गई और वो दस्तयाब है मार्केट के अंदर, मतलब मसाला बाकायदा बड़ी बिरयानी होगा भाई रिसर्च है। आखिर हम फूड की ऊपर बात करते हैं, तो आज वैसे न सिंधी है, न पंजाबी है, न कराची है। आज हम ढाका बिरयानी आपको खिलाते हैं। रियाल राना गई है कहीं पे, देखते हैं ढाका बिरयानी कैसी।
हैदराबादी बिरयानी, सिंधी बिरयानी और मुंबई बिरयानी तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको खिलाऊंगी ढाका बिरयानी। इसीलिए आज मैं आई हूँ गड़ी शाहू में, जहाँ पर है ढाका भैया बिरयानी वाले। आए चलकर देखते हैं ये बिरयानी के अलावा और क्या क्या बनाते हैं और लोगों को यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। टेस्ट कैसा लगता है आपको यहाँ? अच्छा टेस्ट है इनका। क्या खास बात लगती है इनके पुलाव की और बिरयानी? मसाले अच्छे हैं और जायका अच्छा लगता है इसका, इसलिए हम लोग बार बार यहाँ पे खाने आते हैं। बिरयानी के अलावा और क्या शौक से खाना पसंद करते हैं यहाँ? इनका जो है चिकन कढ़ाई वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बारबेक्यू भी अच्छा है। क्या खास बात लगती है इनकी बिरयानी? बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है और वो जिस तरह के तेज़ मसाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोकल बिरयानी में जैसे डलते हैं वो नहीं डालते ये लोग। मतलब इजी ऑन स्टमक और लाइट इन ईटिंग। ढाका बिरयानी और दूसरी बिरयानी, इन दोनों में क्या फ़र्क लगता है? मसालों का ही फ़र्क है। इनकी राइस क्वालिटी भी अच्छी है, चिकन पीसेस इनके प्रॉपर्ली कुक्ड होते हैं, राइस क्वालिटी इनकी अच्छी होती है और मसालों की इनकी जो एक कह सकते हैं ना तेज़ी नहीं होती। क्या खास बात लगती है इनकी बिरयानी की? मतलब इनके टेस्ट और जैसे मसाले है ना, मतलब इनके टेस्ट है ये बहुत ज़बरदस्त है इसमें, क्या नाम है टेस्ट कैसा लगता है? स्पेशली जो इसका चिकन का पीस है वो ज़बरदस्त है, क्या नाम है, टेस्ट बहुत बेहतरीन है, क्या नाम मतलब हम लोग भी खुद शौक से खाते हैं, तो बच्चे भी कभी खाते हैं, क्या नाम। क्या खा रहे हैं आप? अभी हमने मंगाई है चिकन कढ़ाई और बच्चों के लिए बिरयानी और ये टिक्के वगैरह बस। आप यहाँ से ज़्यादातर शौक से क्या खाते हैं? मैं तो ज़्यादा मतंजन ही खाता हूँ इनका, वो मैंने कभी देखा नहीं लाहौर में ऐसे बनता हुआ बना, ये बहुत शानदार बनाते हैं। क्या खास बात लगती है आपको इनके मतंजन की? मतंजन एक तो इनके चावल बहुत अच्छे होते हैं, दूसरा उसमें उन्होंने मिठाई वगैरह मुरब्बे और ये चीज़ें डाली होती हैं, जिसकी वजह से उनका उसका जायका बहुत अच्छा बनता है इनका। आपने क्या ऑर्डर किया यहाँ से? हमने पुलाव भी ऑर्डर किया, बिरयानी भी ऑर्डर किया। अच्छा, यहाँ से क्या खाना पसंद करते हैं आप? यहाँ आमतौर पे बिरयानी। आपको इनके खाने की खास बात क्या लगती है? इनकी खास बात यह है कि इनमें जो इनके मसाले होते हैं ना, वो बिल्कुल बराबर होते हैं, एक आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि स्टोमिक का पेशेंट है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर कामरानुल हक साहब। आप मुझे बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? हमें 20 साल हो गए हैं। हमारी मेन ब्रांच शेखुपुरा पे है जो 20 साल से चल रही है ऑलरेडी, और हमें लाहौर में आए हुए 10 साल हुए हैं। आप ये बताएं आपको लाहौर में काम करने का ख्याल कैसे आया? हमारी पहली शेखुपुरा में ब्रांचें चल रही थी, तो हमें शौक़ था कि लाहौर के अंदर जाके अपनी चीज़ को मुतारफ़ कराएँ, लोगों को बताएं कि हमारा क्या टेस्ट है। जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाहौर में शुरू किया, गड़ी शाहू में हमारी पहली ब्रांच बनी, तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, तो हमने लाहौर के अंदर हमारी अब 5 ब्रांचें और हैं। आपकी बिरयानी की ऐसी क्या खास बात है जो लोग शौक से खाते हैं? एक तो हमारी चावल की क्वालिटी अच्छी होती है, हम शेखुपुरा से लाते हैं, हमारे शेखुपुरा के चावल में वैसे एक जायका अलग होता है, और दूसरे हमारे मसाला जात है जो हम एक अच्छे इस्तेमाल करते हैं। कुछ मसाला हम खुद बनाते हैं, जो हमने अपने कारगिर को वगैरह को हमने प्रोवाइड किया होता है, और वो उसमें बिरयानी बनाते हैं। आप ये बताइएगा ढाका बिरयानी और दूसरी बिरयानी, इन दोनों की रेसिपी में क्या फ़र्क है? वालिद साहब मेरे ढाका से बिलोंग करते थे, जो अब ईस्ट वेस्ट में पाकिस्तान आ गए थे, और हमारी रेसिपी भी ढाका ही की है। यहाँ पर बिरयानी के अलावा और क्या क्या बनाया जाता है? यहाँ पर राइस में हमारे पास पुलाव होता है, और बिरयानी होती है, और मतंजन होता है, और बारबेक्यू में हमारे पास लाई बोटी है, टिक्का है, क्रीमी लेग है, क्रीमी पीस है, और इसमें हम ग्रिल फिश भी है हमारे पास, अभी सर्दियों में हम ऐड करते हैं। ग्रिल फिश है, फ्राई फिश है, और कढ़ाई में हमारे पास बीफ कढ़ाई है, और चिकन वाइट, चिकन मखनी, चिकन अचारी काफ़ी है, और हांडियों में भी काफ़ी आइटम हमारे पास मौजूद है। लोग राइस में क्या खाना पसंद करते हैं? ज़्यादा तो लोग हमारी बिरयानी चेक करते हैं और मतंजन चेक करते हैं ज़्यादातर। आपके बनाए हुए मतंजन की खास बात क्या है? इसमें राइस अच्छे होते हैं, और एक्स्ट्रा खोया और मिठाई जो इस्तेमाल करते हैं, और दूध वगैरह, क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, और इसको बनाने में बड़ी मेहनत है हमारी। बिरयानी के अलावा लोग और क्या खाना पसंद करते हैं? हमारी एक मखनी कढ़ाई और हमारी एक बीफ कढ़ाई, ये हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इतने अरसे से आप माशाल्लाह ये काम करें, मशहूर शख्सियात आपके पास खाना खाने ज़रूर आती होंगी? जी, काफ़ी लोग आते हैं इस ड्रामे में से, जो काम करते हैं, एक्टर वगैरह वो आते हैं, काफ़ी क्रिकेट स्टार आते हैं, और बाकी पॉलिटिशियन काफ़ी लोग जो आते हैं दूर दूर से हमारे पास लाजमी आते हैं चेक करने, और ज़्यादातर जो दूसरे शहर से आते हैं वो तो लाजमी हमारे पास चेक करके जाते हैं हमारी बिरयानी। आपके रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स क्या हैं? ये सुबह 10 बजे ओपन होती है और रात 2 बजे तक ये चलती है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन,
मेरे लिए यहाँ की ढाका बिरयानी, मतंजन और कढ़ाई आ चुकी है। इसको ट्राई करते हैं। वाकई ही इस बिरयानी का टेस्ट दूसरी बिरयानी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और टेस्टी है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सफ़र है शर्त आपको दिखाते हैं और वादी गिज़र की सैर हम आपको करा रहे हैं। हमने वैसे आपको वादी गिज़र बहुत ही दिखाया है और हमेशा हम कहते हैं ये पानियों की सरजमीन है, लेकिन ये सिर्फ पानियों की नहीं है, ये खानों की सरजमीन भी है। पे खाने भी बड़े लजीज हैं। देखते हैं आज का सफ़र है शर्त। अस्सलामुअलैकुम। सफ़र शर्त की इस किस के साथ खुश आमदीद। लेकिन ये किस जो है ये कुछ स्पेशल होने जा रही है। लेकिन एक फंडर में रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। हर वक्त यहाँ पे रश रहता है। कुछ ख़ास लोकल डिशेस हैं जिनकी वजह से लोग क्योंकि पसंद करते हैं तो यहाँ पे आके रुकते हैं और उसको जो एक्सपीरियंस करते हैं वो कमाल है। लेकिन ये लोकल डिश जिसको जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और वो आप घर पे भी बना सकते हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जो हमारे शेफ़ हैं इनसे मैं अभी आपका तारुफ़ कराता हूँ कि ये वो हमें अपनी रेसिपी बताएं ताकि हम घरों में भी बना सकें। कमाल 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 डिश है। मेरे साथ इस वक्त खड़े हुए हैं मुश्ताक और इस साइड पे खड़े हुए हैं शहजाद भाई। ये शहजाद भाई जो हैं यहाँ पे एक सोशल वर्कर भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं और एजुकेशन में भी इनका काम है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम है। ये जो मेरे साथ खड़े हुए हैं ये एक किरदार है। ये मतलब एक ऐसा किरदार है जिन्होंने मुर्गियाँ ज़िबा करने का काम किया, फिर छोड़ दिया। मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया, फिर छोड़ दिया। टेलरिंग का काम किया, फिर छोड़ दिया। ट्रक ड्राइवरी की, फिर छोड़ दी। बस ड्राइवरी की, फिर छोड़ दी। कोई रह तो नहीं गया? अच्छा, और भी बहुत सारे काम है जो छोड़ दिए। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी डेस्टिनेशन या अपनी उस क्या कहते हैं मंजिल पे आप ये पहुंच गए हैं, क्योंकि अब ये एज अ शेफ़ जो है वो उनको एक ख़ास शोहरत हासिल हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप क्या हमें इस वक्त कौन सी वो डिश का नाम क्या है? मुझे सर गोल मदी। ठीक है, यमी सी एक चीज़ है, ये आपको बताऊँगा। और शहजाद भाई जी सर, गोल मदी यहाँ पे कितनी पसंद की जाती है? लोग कितना आते हैं यहाँ पे? सर ये जो लोकल फूड का जो है हमने सेटअप इस साल स्टार्ट किया है। पहले हम लोकल फूड इतना नहीं बना रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस इतने शेफ़ हमें नहीं मिल रहे थे इस फील्ड में। तो मुश्ताक भाई को मैंने बहुत ढूंढ ढांड के निकाला है। तो 1 महीना चल रहा है लेकिन लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये होगा। लेकिन शहजाद भाई आपने इसको रखना है कि अब ये छोड़ दिया वाला काम ना करें, है ना? अब ये बस ये आप काम करें, क्योंकि अब ये देखें इतने लोग पसंद कर रहे हैं। ये गिलगित सिटी के अंदर भी सर एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट में ये 2-3 साल से काम करते रहे लोकल फूड में, और ये बताते हैं कि वहाँ पे बहुत पसंद करते थे लोग, आते थे। लेकिन एक इशू इसमें ये आ रहा है सर कि जो जेन्युइन लोकल फूड होता है उसके अंदर हम मिर्च मसाले इस तरह के यूज़ नहीं करते हैं चीज़ें। आपने उसमें लोकल तो हमने चेंजिंग की हुई है, उसमें कुछ हरी मिर्चें वगैरह। ठीक है, वो टूरिस्ट की डिमांड के हिसाब से टेस्ट के मुताबिक अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें आपने अगर इख्तरा किया तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे वो ज़्यादा मिर्चों के बगैर मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे ज़बरदस्त है। गुल मदी बनाने का जो वो पूरा रेसिपी है वो ज़रा स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं गुल मदी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 1-2 करके। सबसे पहले हम रोटी को पकाएंगे सर, तवा चपाती जो कि बहुत ही पतली हो, बहुत ही पतली। ठीक है, समझो कि क्या कहते हैं कि समोसा की रोटी। हाँ, वो पट्टी जो होती है इतनी पतली और दो होना चाहिए। ठीक है, फिर तो बिस्मिल्लाह कर लेंगे ना। बिस्मिल्लाह तो कर चुके हैं हम। आप मुझे बताएं कि इसके अलावा इसमें क्या क्या डलता है? इसके बाद हम इस तरह करेंगे, सबसे पहले ये चपाती पकाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर डेगची के अंदर डालेंगे दूध। ठीक है, दूध को तकरीबन हल्की गर्म होने से, ठीक है, तो गर्म हुआ तो इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले टमाटर, उसके बाद डालेंगे हम प्याज, उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च और इसके साथ शिमला और धनिया। ठीक है, और दूध में वो अच्छा खैर वो सारे बताते हैं, लेकिन असल में आज बात ये है कि इतनी सादा सी चीज़ों से वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। ज़रा शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। ये आ गई सबसे पहले रोटी जो कि वो बहुत ही पतली होनी चाहिए। अब फंडर में और मुख्तलिफ जगहों पे रेस्टोरेंट्स का और इस तरह रुझान शुरू हो गया है
तो मतलब जो डिशेज़ हैं लोकल, उसमें एक तो गुलमती है, और कौन सी ऐसी है जो ज़्यादा मशहूर है या लोग हमारे जो लाहौर इस्लामाबाद से आते हैं वो ज़्यादा उसको पसंद करते हैं? जी सर, इसमें सर बहुत डिशेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इजीली बन सकता है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उसमें उसके लोकल लैंग्वेज हम उसको रिशोक बोलते हैं। अच्छा। वो भी आटे के खमीर से ही बनता है, तो ऐसा उसका पेस्ट जो ठीक है। ये रोटी तैयार हो गया सर? एक रोटी तैयार हुआ है ना? सिर्फ एक रोटी, तो दूसरा भी तैयार है। दूसरा तैयार है? तैयार है सर। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है? दूध डालना उसमें? सबसे पहले हम डालेंगे टमाटर, प्याज, टमाटर थोड़ा तेज़ भी करना है सर इसमें। उसके बाद प्याज, इनकी छोटी छोटी कटिंग है इसमें, बारीक कटिंग। और उसके बाद हम डालेंगे अभी हरी मिर्च और पुदीना। ये हरी मिर्च तेज़ करना है, पुदीना जायके के मुताबिक। अभी हम डालेंगे इसके अंदर नमक सर। 1 मिनट कम से कम इसको पकाएंगे। 1 मिनट? 1 मिनट, हाँ, ताकि एक दूसरे से वो हल होगा और हल हो जाए। जिसकी शक्ल इतनी ज़बरदस्त लग रही है, और पहली दफ़ा मुझे दूध में टमाटर, प्याज, और वैसे तो हम मिसाले और उस तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं, लेकिन दूध की इसमें जो है वो एक कमाल चीज़ है। और इसकी शक्ल और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है इस वक्त जो इससे आ रही है, तो ये तो कमाल ही एक तजुर्बा। और ये आसान भी है, हर बंदे इसमें बना सकते हैं। इसमें अभी मज़ीद कोई चीज़ डालनी है? अभी आपने आटा। अच्छा, इसमें अभी आटा भी डलेगा? वाह वाह, अच्छा, उससे गाढ़ा हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। तो अभी हम आटा डालेंगे इसमें, वो भी ज़्यादा भी नहीं डालना है। ये आपकी मतलब आपके यहाँ ये लोकल में इस्तेमाल होता है सर? ये पहले कुछ और था इसमें। अच्छा, इसमें कुछ डिफरेंट हुआ है? डिफरेंट था। पहले तो क्या था? मैंने गिलगित में यही चीज़ें बना रहा था, तो यही हुआ कि कोई भी कस्टमर आके ये हमारे देसी फूड खाया नहीं, क्योंकि इसके अंदर मिर्ची ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से ये अभी हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, प्याज, ये सारे मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई भी कस्टमर इस तरह नहीं आया कि मेरा ये वेजिटेबल पराठा कोई भी पसंद नहीं है। हर बंदा ये चाह रहा है कि वेजिटेबल पराठा। हाँ, वो बना, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ये बताएं कि अब ये कितना गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको? बस सर, ये अभी हमारे ये चीज़ तैयार हो गया अभी पेस्ट, तो हम इस तरह कर लेंगे, रोटी के ऊपर लगाएंगे ये पेस्ट। बिल्कुल लगाएं। अब हम एक बहुत ही अहम मरहले पे आ गए। बिल्कुल सर, ज़बरदस्त हो गया। अभी लास्ट स्टेज है इसका। ठीक है। अब असल वो जो चीज़ की शक्ल निकलेगी और वो कमाल है, वो देखिएगा। खुशबू जो है ना, ऑयल और उसकी है पत्नी देसी घी की, लेकिन बहुत कमाल है। ज़रा इसको उतारें। वाह, ऑयल की सर अपनी खुशबू होती है, का अलग होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब इसको ऐसे खाते हैं? किस तरह खाते हैं इसको? पीस भी कर सकते हैं। हमारी पुरानी यही कहानी थी कि कोई भी चीज़ पीस नहीं करते थे, क्योंकि हमारी सकाफत में इसे एक साथ खाएगा और उसकी मज़े भी कुछ और हाथ ही से काट। तो इसमें यही तरीक़ाकार है हमारी अपनी, तो कोई भी बंदा बिस्मिल्लाह इसी हिसाब से करेगा। यानी हम इसको काटेंगे नहीं, लेकिन वैसे 4 हिस्सों में काटेंगे। उसके मुताबिक गेस्ट के लिए हम काट के भी देते हैं सर, पीस बना के, ताकि आसानी होती है उनके खाने में। मैं आपको, अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं, तो जो रवायती पिज़्ज़ा होता है उससे तो बहुत बहुत ज़बरदस्त और उससे आगे की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। और जो इसके अंदर वो और ये जो पेस्ट आपने अंदर डाले, ये इतनी मुश्किल नहीं है। हर बंदे को मतलब अगर हम दोबारा ये कहें सिर्फ नाज़रीन को बताने के लिए कि एक तो आपने रोटी बहुत ही पतली, 2 रोटियाँ, उसके बाद आपने पेस्ट इस तरह बनाना है कि देगची में दूध डालना है, दूध के बाद आपने टमाटर डालने हैं, फिर प्याज डालने हैं, फिर धनिया, हरी मिर्च, सब्ज़ मिर्च एक साथ डालने, उसमें यही। ठीक है। उसके बाद 1 से 2 मिनट पकाना है। ठीक है। और उसके बाद उसमें आपने थोड़ा सा आटा डाल देना है, उसको फिर पकाना है 2-3 मिनट ताकि वो गाढ़ा हो जाए। तो रोटियां जो है, एक रोटी के ऊपर ये लगा के, फिर दूसरी रोटी के ऊपर लगा के, फिर उसको ऑयल के अंदर ये फ्राई तकरीबन कर लेना है, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो एक हसीन और जमील और खूबसूरत हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हेल्दी फूड आपको। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप भी जब भी फंडर आएँ तो कम से कम एक तो ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन फंडर जब आएँ तो जो हमारे ज़बरदस्त किस्म के शेफ़ हैं, इनके हाथ से ये एक दफ़ा बना हुआ खाएं, और फिर आप याद करेंगे कि आपका जो टूर था उसको 4 चांद लग जाएंगे अगर आपने ये एक दफ़ा टेस्ट कर लिया। कमाल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक पिच पे। सो बात करते हैं आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के हवाले से, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी साइकिलिस्ट भी शरीक हुए। वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में 70 ममालिक के 1000 से ज़ायद साइकिल सवार थे जिन्होंने शिरकत की। इसमें पाकिस्तानी जो दीगर खिलाड़ी हैं उनके साथ साथ कराची की ज़ैनब रिजवान भी शामिल थी। और इन्होंने कैसे इस में शमूलियत इख्तियार की, साइकिलिंग का शौक़ इनको कब से है और कितनी इंस्पिरेशनल कैसे हो गई हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए और पाकिस्तानी फीमेल्स के लिए, इसी पे हमने बात करनी है। ज़ैनब हमारे साथ ऑल द वे लाइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। ज़ैनब को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब फॉर ज्वाइनिंग। कराची से कराची से से हमें ज़ैनब ज्वाइन करेंगे। ज़ैनब, आप सबसे पहले तो अपनी इस जर्नी के हवाले से बताएं। हम अभी पढ़ भी रहे थे कि आपका जो एक जर्नी है वो एक बच्चों को की परवरिश से लेकर एक बहुत इंस्पिरेशनल रहा है, प्रोफेशनल साइकिलिस्ट तक बनना, अपने घर की एक रूटीन से निकलकर। इस जर्नी को ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने साइकिलिंग शुरू की थी आज से कुछ 4 साल पहले। आई वाज 33 एंड हाफ। उस टाइम पे ऐसा टाइम था कि बच्चे बड़े हो चुके थे, इंडिपेंडेंट थे, स्कूल जाते थे, तो सुबह मैं हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ। एट दैट पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं अपने वक्त को कैसे गुजारूं। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू अ लॉट ऑफ दिस जिम्स, बूट कैंप्स, ट्रेनिंग रिजीम फॉलो की बड़ी सख्त, जस्ट टू स्टे फिट एंड स्टे इन शेप। बिकॉज आपको पता है वक्त के साथ थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म भी स्लो जाता है, यू स्टार्ट गेनिंग वेट। सो आई वाज नेवर ऑन द हेवियर साइड, बट दिस आई वांटेड टू स्टे फिट एंड हेल्दी। So this is how I came to cycling. After trying a lot of different workouts, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, जैसे मुझे कुछ मिल नहीं रहा था वो सब करने के बाद। I was just getting tired and exhausted and it was not fulfilling any purpose. So that's when I just started cycling. I just rented a bike, एक बाइक शॉप से स्कूल बच्चों को छोड़ के वहीं पास से स्कूल के पास से राइड करना शुरू कर देते थे। I've got a couple of moms to go with me. तो हमने बस इसी तरह शुरू की साइकिलिंग। तो वहीं से शुरुआत हुई और आहिस्ते आहिस्ते व्हेन यू स्टार्ट साइकिलिंग, आप जब देखते हैं जिस लूप पे मैं साइकिल करती थी वहाँ पे प्रोफेशनल्स ट्रेन कर रहे होते थे, कोई चैंपियनशिप हो रही होगी ज़माने में। सो व्हेन आई सॉ के भाई कोई कोचेस बाइक पे उनको गाइड कर रहे हैं, वो रौनक लगी हुई है, यू नो द वे दैट ट्रेनिंग एंड देयर ज़ूमिंग पास्ट यू, मतलब वो आप तो स्लो चला रहे हैं। बिकॉज मैंने एक किराए की हल्की सी साइकिल ली हुई थी, मुझे चलाने नहीं आती थी और मेरे पास से ऐसे करके राइडर्स निकल जाते थे और मैं उनमें खवातीन भी थी। तो जब मैं देखती थी तो ऐसे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सो दैट्स हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट एंड आई स्टार्टेड डूइंग माय रिसर्च एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ ग्रुप्स एंड आई तो उस तरह फिर एक से कर। अच्छा ज़ैनब, ऑब्वियसली हमारे यहाँ ख़वातीन के अंदर इतना ट्रेंड नहीं है साइकिलिंग को लेकर। हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द भी ख़वातीन इतना प्रेफर नहीं करती, बल्कि हमारी तो फिजिकल एक्टिविटी भी उस तरह से नहीं होती है। हम समझते हैं कि हम घर के काम काज में बिजी हो गए तो फिजिकल एक्टिविटी। सो आप ये बताओ कि आप साइकिलिंग को किस हद तक आप समझती हो कि ये आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एक मेंटली या साइकोलॉजिकली भी बहुत आपको हेल्प कर सकती है? It was not just when I started it was only workout for me. लेकिन जब मैंने ये करना शुरू करा तो मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती थी इससे। जब मैं बाइक पे होती थी तो आपको एक लिबरेशन फीलिंग होती है, आप खुली हवा में राइड कर रहे हैं, कुछ टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, जो आपको फिक्र है आप वो 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए आप दे रहे हैं। एंड देन योर ट्रेनिंग उसमें, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, मुझे बहुत I started enjoying that a lot. The feeling of being on my own on the bike. तो इस तरह I think maybe a lot of women don't even experience this because वो जाके explore नहीं करती options. So and I think हमारे avenues थोड़े, it's not even easy, you know, getting out. It's cycling बहुत एक मुश्किल sport है। ये नहीं है कि उनकी तरह jogger पहना, t-shirt पहनी, tights पहने निकल गए पार्क में। You have to really prep for it. मतलब आपने अपनी बाइक को सेट करना होता है, आपने अपने आप को, you have to, you know, get ready in the bike kit and everything. It takes time. And then getting there on the road where you will start your training, then putting your bike back in your car, bringing it back home, मतलब थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो उस हिसाब से थोड़ी सी, you know, आप इन चीज़ों से हट जाए, जब आप करने लगते हैं, मजा आने लगता है, तो ये चीजें मुश्किल नहीं लगती आपको। True that. So how did you make it to an international level? ये कैसे हुआ? क्योंकि जहाँ पे एक साइड पे हम कहते हैं कि खवातीन के लिए बहुत मुश्किल है, दूसरी जाने बहुत सारी खवातीन कर भी रही हैं, खासतौर पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। जी। Actually इतना मुश्किल नहीं है। It's you just want to do something इतना ज्यादा कि आप खुद रास्ते बना लेते हैं। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती मेरे हिसाब से। इट्स द विल, यू वांट टू डू इट, यू डू इट। हम मुश्किल अपने जहन में बनाते हैं कि ये तो नहीं होगा। दूर से तो हर चीज मुश्किल लगती है, करीब जाके आप उसको देखें और फिगर आउट करें ways to do it, and if you want to do it I guess you find ways.
मैं कुछ भी नहीं थी। आई वाज व्हाट आई हैड नेवर प्लेड स्पोर्ट्स इन माय लाइफ। मैं 30 साल की होके जिंदगी में कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस वक्त पाकिस्तान की बेस्ट टीम का हिस्सा हूँ। हम करंट नेशनल चैंपियन है मेरी टीम। So being a woman, probably having a family, kids, मुश्किल नहीं था आपके लिए करना ये 30 साल की बात की एज के बाद? बहुत मुश्किल था जी। इट वाज नॉट इजी प्रायोरिटाइज करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारी टीम बहुत सपोर्टिव है, हमारे कोचेस, हमारी फैमिली। ज़ैनब, अपनी चैंपियनशिप के हवाले से बताएं जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया। ये ऑस्ट्रेलिया में थी इस दफ़ा। एवरी ईयर होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, थ्रू आउट द वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं। ये इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में थी। लास्ट ईयर भी हुई थी बेल्जियम में, हमारी टीम से लोग गए थे। यहाँ पे हमें इनवाइट आता है इंटरनेशनल फेडरेशन से, जो हमारी साइकिलिंग फेडरेशन को मिलता है। फिर वो हमें ट्रायल्स अनाउंस करती हैं एंड देन ट्रायल्स वर डन इन 2 phases। पहले हर प्रोविंस में हुआ था, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनका फाइनल ट्रायल लाहौर में हुआ था। वो पाकिस्तान फेडरेशन देखती है सारा। उन्होंने हमें शॉर्ट लिस्ट किया, फिर हमने ट्रायल दिए हुए। मी एंड माई अदर टीममेट वी मेड इट टू द टॉप 2 वुमेन एलीट टीम। फिर यहाँ से हमें 2 स्पॉन्सर्स मिले, उन्होंने सपोर्ट किया, जिससे बहुत फर्क पड़ा। हमारी स्पोर्ट्स की खुद की कंपनी जो मेरी टीम ओनर है, उनका बहुत सपोर्ट था। So this is how we made it because there are a lot of support here. अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये मेरा सवाल ही अगला ये है आपसे कि आप तो यू वन ऑफ दोज लकी विमेन जिनको अपने घर से फैमिली सपोर्ट भी मिली और बाय टीम भी मिल गई, और आप पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो करना भी चाहती हैं लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, घर से बाहर निकल सकती। तो ये आप नहीं कर सकते बिकॉज ये आपका एक दिन में आप देख लें, अगर मैं 2 से 3 घंटा भी ट्रेनिंग कर रही हूँ, मेरे 4-5 घंटे कहीं नहीं गए। दैट्स अ बिग चंक ऑफ योर डे मेरी। और ऊपर से उसके बाद आपकी एक रूटीन होती है, आपने एक सर्टेन आवर्स सोना होता है, उठना होता है, आपने जिम जाना होता है स्ट्रेंथ के लिए, और ये बहुत महंगा स्पोर्ट है। तो ऐसे जो घर वाले हैं, फैमिली, जो मेरा सवाल था, जो ऐसी फैमिलीज हैं जो सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो हस्बैंड हैं या दीगर फैमिली मेंबर्स हैं, वो क्यों सपोर्ट करें एक खातून को ऐसी एक्टिविटी के लिए? चूंकि आप कर रही हैं तो आप उन्हें बताइए वो क्यों सपोर्ट करें। मुझे लगता है कि अगर वो अपनी घर की विमेन को सपोर्ट करें टू डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स, मेंटली तौर पे वो औरत इतनी ज़्यादा अपने सारे मसले मसाइल जो भी हैं उससे इतना स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। शी इज़ एट द एंड ऑफ द डे अ वेरी हैप्पी वुमन। एंड अगर वो खुश है और वो कुछ अचीव कर रही है, उससे उसके बच्चों पे इम्पैक्ट होता है। उसके बच्चों मतलब ओवरऑल दैट हेल्प्स विद द किड्स आल्सो। और आप घर अगर कुछ फुलफिल करके, अचीव करके, अकम्प्लिश करके आ रही हैं, एंड यूर जस्ट आपकी शिकायतें, फजूल के मसले मसाइल, जो आप फारिग दिमाग होता है, जो चीज़ों में पड़ जाते हैं, उसका वक्त नहीं मिलता। तो ज़ैनब, आपके घर में आपके बच्चों का किस तरह से रिएक्शन है जब उनको पता है कि उनकी मदर शी इज़ अ चैंपियन और वो साइकिलिंग करती हैं? उनको इनकरेजमेंट मिलती है सारी चीज़ से? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है थोड़े से अभी छोटे हैं, they're 8 and they're 10 and 12। इतने अभी बड़े नहीं हुए, लेकिन उनको जैसे इस वजह से, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू द वर्ल्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्कूल की तरफ से, फैमिली, फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों से अटेंशन मिलने लगी, तो बच्चों तक बातें आने लगी। तो आई थॉट इट वाज हेल्पिंग विद देयर कॉन्फिडेंस आल्सो। माय डॉटर इज इनटू स्पोर्ट्स, मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है। आई जस्ट सी दैट ये चीज उनको मतलब मोटिवेट फर्दर करती है टू डू वेल। एंड ये एक और नुकता भी है इसमें, आप अपनी बच्ची को भी, अगर वो साइकिलिंग करी है, कोई भी स्पोर्ट्स करी है, बहुत अच्छी बात है। कितना इंपॉर्टेंट है मदर्स के लिए, जो वो खुद नहीं कर पाई हमारे ओल्ड फैमिली सिस्टम्स के अंदर रहते हुए, कि वो अपनी बच्चियों को ट्रेन करे, और क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आप यकीन करें, अगर मैं कहती हूँ मैंने अगर 30 के बाद शुरू किया, इट्स नेवर लेट। एज इज जस्ट अ नंबर, आपको बस करना है, निकलना है। काफी खवातीन मेरी एज ग्रुप में होंगी, आई एम 37 नाउ बाय द वे, और मेरी एज की ग्रुप में काफी होंगी जिन्होंने शायद नहीं किया, वो भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिकॉज आप देखिए हमारे मुल्क में विमेन तो स्पोर्ट्स में बड़ी कम तादाद में है। जैसे के लिए 3 साल में वर्ल्ड लेवल पे पहुंचना वाज वेरी इजी बिकॉज देयर इज नो वन, राइट। उनके 5 या 6 खवातीन आती हैं ट्रायल देने, तो उसमें आप 3 साल लगातार मेहनत करें, यू मेक योर स्पॉट देयर जस्ट बिकॉज देयर इज नो वन। अगर आज से हम अपनी बच्चियों पे मेहनत करें जो 13-14 साल की हैं,
और उनको बाकायदगी से ट्रेनिंग दें, तो वो मेरी उम्र की जाके तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। हम वर्ल्ड लेवल पे बेशक चले गए, बट आवर परफॉर्मेंस वाज नॉट लाइक इन द टॉप 10 और द टॉप 20। हम तो लोअर लीडर बोर्ड पे आते हैं, बिकॉज हम तो बड़े नए हैं स्पोर्ट में, 2 साल हुए हैं मुझे। पानी में से मैंने जाके कुछ वहां पे कर लेना है, लेकिन कल को मेरी बच्ची अगर अभी से शुरू करेगी, व्हाई द टाइम शी इज माय, हाँ, वो बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकती है। तो ज़ैनब, व्हाट डू यू डू फॉर योर फिटनेस? बिकॉज ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा कि आपने भी 2-3 साल पहले ये स्पोर्ट शुरू किया है, सो उसके लिए आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट डू यू डू फॉर दैट? So basically we have a very strict regime that we should follow. Obviously this is not a paid job. I do it as my passion and hobby. No one is paying me to cycle, right? So मैं शौकिया करती हूँ, but बाहर की टीम्स तो आपको पता है प्रोफेशनल्स होती हैं, they have to do it. तो कोई वो नहीं है कि कुछ सख्ती है, but I do it because I want to be the best. तो हमारा प्रॉपर एक कोच होता है जो हमें एक राइट ट्रेनिंग प्लान मिलता है हमें, जो हमें फॉलो करना होता है, which is 5 days of training on the road and 3 days of training in the gym. Right. So we have 3 घंटा आप समझे हफ्ते में हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम होता है, बाकी 10-12 घंटे इन अ वीक वी आर ऑन द रोड ट्रेनिंग ऑन द बाइक्स। राइट ज़ैनब, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। और ऐसी तमाम पावर वुमेन आई कॉल देम, जो कि कुछ भी ऐसा करती हैं जो नॉर्मल टैबू से हट के होता है, हमारी सो कॉल्ड सोशल जो हमारी लिमिट्स हैं उनसे निकल के। बहुत अच्छा लगता है हमें आपसे बात करके आप जैसे। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, इंस्पिरेशनल हैं। इन्होंने इनिशिएटिव लिया, खुद से डिसाइड किया। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन ज़ैनब जैसी हैं जिनको शायद फैमिली सपोर्ट भी मिल सकती है, लेकिन वो खुद से नहीं करती। तो इसलिए आप इनिशिएटिव लीजिए, डिसाइड समथिंग एंड डू इट, फॉर श्योर यू कैन डू। ब्रेक लेंगे। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक छोटे कद के बड़े इंसान से। हमारे माशरे में तो बड़ा मायूब समझा जाता है, आवाज़ें कसी जाती हैं, छोटे अजीब किस्म के लक़ब दिए जाते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में बेहतरीन इंसान वो है जो इन सब अल्फाज को, इन सब तानों को उनकी परवाह न करते हुए इसका मुंह तोड़ जवाब दे। और अनलकीली ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर ज़्यादा होता है, हम अभी तक नहीं ग्रो कर पाए अपने आप को। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, उनका नाम सनाउल्लाह फैज़ है। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, ये उससे भी खूबसूरत बात है। और फ्रांस से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD कर चुके हैं। कद इनका छोटा है, काम इनका बहुत बड़ा है। और ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि पाकिस्तानी बड़ा काम करे और हमारे शो में ना है। हमारे साथ है सनाउल्लाह फैज़ को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सनाउल्लाह। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अपनी इस बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए। कैसा लग रहा है? PhD आपने मुकम्मल कर ली और अपना ये जर्नी मैं हमेशा पूछती हूँ, डॉक्टर सनाउल्लाह यस, डॉक्टर सनाउल्लाह फैज़ से हम पूछते हैं कि आप अपने इस सफ़र के हवाले से हमें बताएं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया इज़्ज़त देने के लिए। You're welcome. और फीलिंग तो डेफिनेटली जब इंसान मेहनत करता है किसी चीज़ को पाने के लिए और वो हासिल कर लेता है तो फिर फीलिंग तो बेहतर ही होती है। और सफ़र का जहाँ तक आपने सवाल किया, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जैसे आप लोगों ने भी बताया कि बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग से हैं। और मैंने अपना इब्तिदाई तालीम मैट्रिक वहाँ से कर लिया, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल कानक से। चूँकि उस टाइम वहाँ पे कॉलेज वगैरह नहीं थे तो मुझे क्वेटा आना पड़ा और यहाँ पे मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। और उसके बाद वहीं पे क्वेटा में ही एक यूनिवर्सिटी है ब्यूटम्स क्वेटा, तो वहाँ पे मैंने फिर बैचलर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग BS में एडमिशन लिया वो, और उसके बाद फिर मास्टर्स भी वहीं से उसी कंप्यूटर फील्ड में किया। और ये है कि पढ़ने का शौक़ था आगे, स्पेशली मैंने कहा कि बाहर की कोई इंटरनेशनल डिग्री तो इट वुड बी मच बेटर। और लकीली HEC ने उन दिनों स्कॉलरशिप्स अनाउंस करते थे तो उनके थ्रू पर मैंने क्वालिफाई कर लिया और यहाँ पर। ज़बरदस्त। बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब कोई ऐसी कमी हो ना इंसान में अल्लाह की तरफ से, ये नेचुरली, तो वो हौसला हार जाता है और फिर जो रही कसर होती है वो हमारा माशरा निकाल देता है, उसको डिस्करेज कर करके। आप न सिर्फ डिस्करेज नहीं हुए बल्कि इसको नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि ये PhD पाकिस्तान में भी कर सकते थे आप, बट आप इसको इससे भी ऊपर लेवल पे एक यूरोपीय मुल्क के अंदर ले गए और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD कर लिया आपने। तो ये हौसला आपके अंदर खुद से ही आया, ये डिटर्मिनेशन ज़माने ने आपको स्ट्रॉन्ग किया, उन तानों ने, या फिर देयर वाज समथिंग एल्स? देखिए बिल्कुल आपने एक बेहतरीन बात की कि
जब कोई कुदरती डेफिनेटली ये तो हो जाता है, जो भी फिजिकल स्टेटस है या जो भी है सिचुएशन है, इसमें फिर दो हमारे माशरे में ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, मुझ जैसे या जो भी मतलब जिनमें कोई फिजिकल वो है, उनके लिए दो बड़े मसाइल होते हैं। एक तो माशरे का, जैसे आपने कहा, उनकी बातें हैं, सिलसिला वगैरह। फिर उससे भी मेरा ख्याल है एक और भी बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो जैसे कि हमारे यहाँ बसेस, सीढ़ियाँ एक्सेट्रा सारी चीज़ें, तो इन सब में डेफिनेटली बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को भी हैंडल करना। साथ साथ जैसे आपने कहा कि बिहेवियर और डिस्करेजिंग वगैरह वो भी है। लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ये एक नेगेटिव पॉइंट या जो भी कहें आपको वो है, तो हमारे माशरे का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, कोऑपरेटिव लोग भी है, उनकी इनकरेजमेंट डेफिनेटली बाज़ औक़ात में ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता था डिस्करेज किसी पॉइंट पे जाके। तो फिर डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन, मेरी फैमिली, उसके साथ साथ मेरे जो अंकल थे वो, और कुछ अच्छे दोस्त, डेफिनेटली इसके साथ साथ जिन इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ा उनका भी बहुत बड़ा किरदार है, असातिज़ा किराम का, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया। और यहाँ पे स्पेशली जब मैं आया, इम्पॉर्टेंट रोल है ऑब्वियसली आपके जर्नी के अंदर। मैं की बात भी करूँगी। सनाउल्लाह फैज़, ऑब्वियसली अभी हमने अपने स्टार्ट में भी बात की कि हमारे माशरे में और जो हम कह लें फॉर दूसरे माशरे में जहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड की हम बात करते हैं, एक्सेप्टेंस लेवल आपको किस हद तक डिफरेंट लगा टुवर्ड्स? अब ऑब्वियसली आपने जिस तरह से अपने इस चैलेंजिंग जर्नी को डिस्क्राइब किया, आपको वहाँ जाके किस तरह से फील हुआ, और कंपैरेटिवली जब आप स्टार्ट में पाकिस्तान के अंदर रहे, यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखिए, ऑब्वियसली थिंकिंग का और बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑफ कोर्स, यहाँ के माहौल का और सोच और उनकी चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव हमारे यहाँ इट्स टोटली डिफरेंट। तो ये है कि यहाँ पे ऑनेस्टली इस 4 साल में मुझे कभी फील नहीं हुआ, कभी फील नहीं हुआ कि मेरी हाइट छोटी है, 3 फुट है, बाकियों की 6 फुट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कभी। Why did you opt computer sciences, by the way? कुछ और? Yes, you are absolutely right. असल में मुझे उसी टाइम से बहुत शौक था, बचपन से। जब स्कूल में था तो ये कंप्यूटर नया नया आया था, उस टाइम तो खैर हमारी पहुंच में नहीं थी, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास लोगों के। तो मुझे शौक था कि यार, मैंने और सुनता भी रहता कि भाई टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी इस तरह। तो उधर से मैंने डिसाइड किया कि यार मैंने इस फील्ड में जाना है। फिर कुछ असातिज़ा किराम ने भी यही सजेस्ट किया कि आपके लिए बेहतर रहेगा आपके फिजिकल स्टेटस। तो डॉक्टर फैज़, आपका जो थीसिस था, पीएचडी का फाइनल थीसिस, वो आपने किस पे किया? क्या सब्जेक्ट था उसका? ये सब्जेक्ट है ऑटोनोमस व्हीकुलर कम्युनिकेशन। जो अभी नई व्हीकल्स आ रही हैं ऑटोनोमस, उनमें ये कम्युनिकेशन के, सेफ्टी कम्युनिकेशन, इवन जो मैनुअल हमारे मतलब ह्यूमन ड्राइविंग व्हीकल्स है, उनमें भी ये एज अ सेफ्टी फीचर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यूरोप में ही रहना है या वापस आना है? ऑटोनोमस व्हीकल्स पाकिस्तान में लेके आनी है कुछ करना, या उधर ही रहना? ऑब्वियसली अभी तक ऑटोनोमस व्हीकल वाला तो हमारे यहाँ तो वो नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान आऊँगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि जितना वहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उस हिसाब से मैं ज़बरदस्त। आप जैसे ब्रेन्स की पाकिस्तान को डेफिनेटली ज़रूरत है और आपको ज़रूर आना चाहिए। और आप चूँकि जिस तरह से आपने अपने जर्नी को एक्सप्लेन किया कि थ्रू आउट योर जर्नी आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स की सपोर्ट रही, कोई ऐसा इंसान स्पेसिफिकली जिसको आप मेंशन करना चाहें, जिसकी सपोर्ट थ्रू आउट योर जर्नी आपके साथ रही हो? बिल्कुल, मैं 2-3 इंसान हैं जो बिल्कुल मेरी फैमिली के साथ साथ वो तो हैं मेरे अंकल्स, डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके अलावा जब मैं एसटी में आया तो वहाँ पे ब्यूटम्स कोयटा में, तो ब्यूटम्स ओवरऑल ब्यूटम्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। स्पेशली वहाँ पे अब्दुल कदीम काकड़ साहब हैं, बहुत मेरे अच्छे दोस्त, मेरे उस्ताद, मेरे मेंटो वो है। उसके साथ साथ ब्यूटम्स के जो वीसी साहब हैं हमारे
सरबराह है यूनिवर्सिटी के इंजीनियर अहमद फारूक बाज़ी साहब, ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत इनकरेज किया मॉरली और वैसे भी सपोर्ट किया। और HEC का भी आपके साथ उन सब लोगों को सलाम है जिनका आप नाम ले रहे हैं कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया और आप एक इस्तारे के तौर पे हमारे सामने मौजूद हैं। जो चीज़ आप महसूस कर सकते हैं फैज़, वो हम सोच भी नहीं सकते, जिससे हमने आगाज़ किया एंड देन यू इनकाउंटर्ड ऑल दिस, और आप माशाल्लाह एक कामयाब इंसान के तौर पे हमारे सामने हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने जैसे दीगर कुछ ऐसे इंसान जिनको ऐसी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स का सामना है, कुछ कहना चाहेंगे उनको अपने सफ़र को देखते हुए? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें अपने चाहे जो भी हालात हो, डेफिनेटली कभी इंसान को डिस्करेज करने वाले भी लोग होते हैं, उन सब को इग्नोर करके अपना एक टारगेट रखनी चाहिए हमें और हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, ये कि मैं कर सकता हूँ। सिर्फ मैं हमेशा यही, जब भी कोई मुझे कहता था कि आप ये नहीं कर सकते, या ख़ुद भी मैं सोचता था कि यार शायद मैं पता नहीं ये कर सकता हूँ नहीं, तो मैं बस फिर निकलता था उस काम के लिए और उसके पीछे मैं कर सकता हूँ वो कर लेता था मैं, बिल्कुल। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर सनाउल्लाह फैज़, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने आप को एक एसिड प्रूव किया और अब उसी पाकिस्तान के वो लोग जो शायद कभी आपको अच्छा या एक नॉर्मल इंसान के तौर पे ना देखते हों, उन्हीं लोगों को आपकी ज़रूरत है। कम बैक टू पाकिस्तान एंड डू समथिंग फॉर देम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरव्यू। सनाउल्लाह फैज़ हमारे मौजूद थे। इन्होंने फ्रांस से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD मुकम्मल कर ली है, लेकिन जिस तरह से हमने आगाज़ में इमरान ने कहा था कि इनका कद छोटा है लेकिन इंसान बहुत बड़े हैं, उनको हमने उनसे बात की, बहुत अच्छा लगा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। फिर बात करते हैं पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के हवाले से, जिसमें न्यूजीलैंड के अंदर ट्रॉफी के लिए जंग की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वो कहते हैं ना कि तबले जंग बजा दिया गया है। कल जो ट्रॉफी है उसको रूनुमा कर दिया गया, उसकी रूनुमाई हुई। तीनों टीमों के कप्तान इस मौके पर मौजूद थे। ये 6 मुल्की टूर्नामेंट है, T20 सीरीज़ है। 7 से 14 अक्टूबर तक ये सीरीज़ क्राइस्ट चर्च के अंदर खेली जाएगी, न्यूजीलैंड के अंदर। पाकिस्तान इस सिलसिले में जो अपना पहला मैच है वो बांग्लादेश के साथ लकीली खेलेगा। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश होगा। और इसके अलावा न्यूजीलैंड भी है इस टूर्नामेंट के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और बांग्लादेश की जानिब से नूरुल हसन भी इस तकरीब रूनुमाई के अंदर मौजूद थे और क्राइस्ट चर्च में मौजूद। बिल्कुल, तीनों टीम्स पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की टीम सीरीज़ में अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए जो नॉमिनेशन है उनका भी ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन और भारत के अक्षर पटेल भी इस नॉमिनेशन में शामिल हैं। और ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ में भारत की जो हरमनप्रीत है और साथ ही स्मृति मंधना है, उनका नाम आई गेस, उनको नामजद किया गया है। जबकि बांग्लादेश की निगार सुल्ताना भी इसका हिस्सा है। इसके साथ साथ जी लाहौर में थोड़ी, क्योंकि मिक्स हैं क्रिकेट की खबरें, तो लाहौर में JPL जूनियर लीग का आगाज़ होगा आज से। इफ्तिताही जो तकरीब है शाम 6 बजे और मैच 7 बजे शुरू होगा और फातेह टीम को 1 करोड़ रुपया इनाम भी दिया जाएगा। और इसमें इंग्लैंड के 8 प्लेयर्स इसमें शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आए थे और उसके अलावा कुछ सहाफ़ियों, हमारे तजिया निगारों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जूनियर लीग के हवाले से। खैर, इस वक्त हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सलीम साहब, आपको हम खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये जो सीरीज़ की जो ट्रॉफी है इसकी रोनुमाई, उस पर हम बात कर लेते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के कैप्टन और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी वहाँ मौजूद थे। क्या लग रहा है इस सीरीज़ को लेकर, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी? इमरान भी कह रहे थे तबले जंग बज गए, तबले जंग तो नहीं बजा, दांत बज रहे हैं वहाँ पे सर्दी से। प्लेयर्स जो हैं परेशान हो गए क्योंकि लाहौर में भी मौसम गर्म जैसी हालत हमारी टीम की है ना, दांत भी तबले जंग के बराबर है हमारे लिए। तो UAE से जो बांग्लादेश की टीम गई वहाँ भी 40 डिग्री टेम्परेचर था, तो दोनों गर्म मौसम से अब बिल्कुल सर्दी में आए। और मैं आपको बताता चलूं कि बर्फबारी हो रही है वहाँ न्यूजीलैंड में इन दिनों, और इस सीजन के इस हिस्से में वहाँ पर मैचेस होते ही नहीं है। इस बार रखे गए हैं मैचेस क्योंकि वर्ल्ड कप भी होने वाला है और दूसरा आपको पता है मैच होते हैं तो पैसे आते हैं, तो ये सब चीजें भी हैं। तैयारियां जो हैं वो मौका इतना मिला नहीं क्योंकि बहुत जैसे ही मैच खत्म हुआ था आधी रात को पाकिस्तान टीम रवाना हो गई थी। कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान ने पहला किया, गालिबन इंडोर था और वेदर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सख्त है, बांग्लादेश के लिए भी। न्यूजीलैंड ज़ाहिर इस चीज की। जी सलीम साहब।
आदि तो नूरुल हसन जो थे। अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने, मैंने पहले विजुअल्स पे गौर ही नहीं किया ये कि स्नोफॉल है, तो क्या इस दफा हम स्नो क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट इन स्नो देखेंगे, ऐसा लग रहा है हमें तो। हाँ, नहीं तो वो तो जाहिर है क्लियर करने के बाद ही होगा, लेकिन ये मौसम जो है एक्सट्रीम वेदर है। आपने वो शादाब की तस्वीर देखी जो उन्होंने IMPG लिख के लगाया, सर्दी बहुत है। तो बहरहाल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको आदत हो चुकी होगी अब तक एक्सट्रीम वेदर्स की, एक तरफ गर्म और एक तरफ सर्दी। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, खासतौर पे कैचिंग के हवाले से अब एक सॉलिड जो है एक एक्सक्यूज मिल गया है कि जी क्या करें, सर्दी बहुत बड़े ड्रॉप होते हैं अब, और सर्दी में आप इनसे कैच पकड़वाएंगे तो क्या होगा। होपफुली, लेकिन अच्छा एक पाकिस्तान को एक तरह से अच्छा भी मौका है कि यहाँ न्यूजीलैंड में खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, उसके बाद 2 वार्म अप मैचेस हैं, फिर वर्ल्ड कप में जब इंडिया से मुकाबला होगा तो तैयार हो चुके होंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, अच्छी तरह एक तैयारी का मौका मिल चुका होगा। तो होपफुली यहाँ परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो हौसले भी बुलंद होंगे टीम का। अच्छा, तो यहाँ पे फिल सॉल्ट थे, बेन डकेट थे, डेविड मलान थे, एलेक्स थे, वहाँ पे केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स हमारे सामने हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर और बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन वहाँ पे, और उनका होम ग्राउंड भी है। पाकिस्तान तैयार है आपके ख्याल में? जी देखिए, न्यूजीलैंड की जो टीम है वो हमेशा अपने जो ग्राउंड है वहाँ पर हमारे लिए नाकाबिले तस्खीर ही बन जाती है। अमूमन जो लास्ट सीरीज हुई थी T20 2-1 से न्यूजीलैंड ने जीती थी, आखिरी मैच हमने जीता था, गालिबन रिजवान ने उसमें स्कोर किया था। उससे पहले जो वनडे सीरीज हुई थी उसमें पाकिस्तान 5 मैच हार गया था। तो बैटिंग जो है वो अमूमन स्ट्रगल करती है हमारी, और अब देखना होगा कि क्या होगा। सबसे जो मेन कंसर्न है मेरे लिए वो ये है कि जो हारे हैं, एकदम से क्रिटिसिज्म आया, मिडिल ऑर्डर बैटिंग को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन कोई तब्दीली नहीं की। तो ये सारे जो मिडिल ऑर्डर जो खासतौर पे बैटर थे बहुत ज्यादा प्रेशर में होंगे। अगर यहाँ भी एक आध मैच में वो फ्लॉप हो गए तो आगे जाके बड़ा मसला होगा टीम को। सलीम साहब, अब जरा हम क्राइस्ट चर्च से लाहौर आते हैं। यहाँ पे जो जूनियर लीग हो रही है, यहाँ पे सिचुएशन आपने, हम इस पे बहुत ज्यादा ट्विटर पे देख भी रहे थे, कुछ खुश हैं, कुछ इतने खुश नहीं है। आपकी क्या ओपिनियन है इस लीग को लेकर? देखिए, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछते तो मुझे लग रहा है ये वक्त और पैसे दोनों का ज़ाया है। एक तो टाइमिंग बहुत खराब, वर्ल्ड कप होने वाला है और यहाँ हम करवा रहे हैं। फिर आपने स्टोरी देखी होगी, मैंने दिया है आज 80 करोड़ से 1 अरब रुपए PCB के खर्च हो रहे हैं इस इवेंट पे जी, और आ नहीं रहे। ज्यादातर पैसे जा रहे हैं, बहुत थोड़े आएंगे। सिर्फ जो मेंटोर्स हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए गए, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, 1-1 करोड़ से ज्यादा बल्कि। तो और फिर जो प्लेयर्स हैं, जैसे मुदस्सर अदर का मैंने हाल ही में इंटरव्यू किया, उन्होंने हैदर अली के बारे में कहा कि वो बहुत जल्दी लीग्स वगैरह के चक्कर में पड़ गया, उसकी टेक्निक खराब हो गई, अब उसको पता ही नहीं होता मारना है या रोकना है। तो फिर अब तो सारे प्लेयर्स को हम इसी तरह लगा देंगे इसी चक्कर में। तो थोड़ा सा मुझे ये शायद रमीज साहब ने ये सोचा। टाइमिंग आप कह रहे हैं ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद। सलीम खालिक साहब अपना तजिया दे रहे थे, खास खुश नहीं है जूनियर लीग से। रमीज राजा साहब कहते हैं कि इससे ग्रॉस रूट से क्रिकेटर ऊपर आएंगे और हमें बड़े ज़बरदस्त नए क्रिकेटर्स मिलेंगे। आइडिया अच्छा है लेकिन शायद टाइमिंग ठीक नहीं है, ऐसा कहना तो तजियाकार का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।